बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोग बढ़ते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन की तरफ, और वो है जी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है कि नहीं? तो अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग को हम लेके चलते हैं। अब अगर आप फर्ज करें, मिसाल के तौर पर अक्सर आपकी किसी से बहस हो जाती है, उस हवाले से मैं आप किस तरह से ये डिसाइड करेंगे कि वो ठीक है या आप ठीक है। तो देखें, अब फर्ज करेंगे, मैं बात शुरू करता हूँ। फर्ज करें कि जी इट इज सपोज दैट वन ऑफ माय स्टूडेंट क्लेम्स दैट ही हैज इंप्रूव्ड हिज मैथमेटिकल स्किल in the quarantine period and he deserves a better grade than the predicted grade I have thought for him. आपको पता आजकल मुझे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फोन करके या मैसेजेस के जरिए ये कह रहे हैं कि सर हमने तो दुनिया हिला देनी थी अगर एग्जाम हो जाते, और जो उनका पुराना रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है। तो मैंने ना सोचा कि जनाब, मैंने अब एक स्टूडेंट है, उसने मुझे कहा सर मैं तो बहुत ही अच्छा, मैंने बहुत इम्प्रूव कर लिया और मैं बड़ा अच्छा आ गया। फर्ज करें वो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है। तो टू टेस्ट हिज क्लेम I gave him an online test of mathematics and asked him to obtain marks above a certain level. If he crosses this benchmark, I will accept his claim. अब वो benchmark क्या होगा, उसके बारे में बात कर। I can set the grade threshold as high as 90% if the level of test is easy, and as low as 70% if the test is hard, or 80% if the test is mediocre. तो मैं इस तरह से एक बेंचमार्क बना सकता हूँ जी कि बेटा अगर तुम 90 से ऊपर मार्क्स ले लो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम वाकई इंप्रूव कर गए हो, और अगर मेरे ख्याल में टेस्ट मुश्किल है तो मैं कहता हूँ चलो जी 70% से ऊपर ले जाओ तो मैं मान जाऊंगा कि तुम इंप्रूव कर गए हो, और अगर टेस्ट अगर दरमियाना सा है तो 80% ले लो। अब वो ये जो बाउंड्रीज हैं, however these are the boundaries deemed by me and may not be acceptable to my student. He might object to the difficulty of the test. वो कहे जी सर टेस्ट आपने इतना मुश्किल दिया है, और मेरी इट वाज ड्यू टू हिज इम्प्रूव्ड एफर्ट्स कि वो स्टिल उसने 65 ले लिए परसेंट। कहता सर आपने बहुत ही मुश्किल टेस्ट दिया था। मैंने कहा टेस्ट आसान दिया, उसने कहा टेस्ट मुश्किल है। We might continue arguing, but the statistics offers a solution. कैसे solution ऑफर करती है statistics? आए आगे चलते हैं। कोई बेंचमार्क कैसे सेट किया जाएगा, तो उसके बारे में स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं नल हाइपोथेसिस क्या होता है। नल हाइपोथेसिस वो होता है जो ओल्ड परसेप्शन होती है, ओल्ड फीलिंग होती है, या कॉमन फेथ होता है, या कॉमन टॉक प्रिवेलिंग थ्रू आउट, और वो किसी रिसर्च ऑफ सम प्रीवियस सेंसस या रिसर्च का रिजल्ट को नल हाइपोथेसिस कहते हैं। मिसाल के तौर पे, अब अगर एक बंदा है वो कहता है जी कि 1970 से पहले नाला लई जो पिंडी में बहता है वो इतना साफ सुथरा था कि अक्सर लोग उससे पानी भरते थे, उसका पानी पी भी लेते थे, और उसमें मछलियां तैरा करती थी और मछलियां नजर आती थी, इतना साफ सुथरा पानी था। तो ये चीज कहलाएगी नल हाइपोथेसिस, पुराना पॉइंट ऑफ व्यू। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है नया पॉइंट ऑफ व्यू जो चैलेंज कर रहा होता है पुराने पॉइंट ऑफ व्यू को। वो कहता है कि नहीं नहीं जी, पानी तो बहुत गंदा है, इस कदर गंदा है जिसकी कोई हद नहीं है। तो इस बात में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो बड़े डायरेक्टली आराम से जीत जाएगा कि नाला लई तो अब इसमें कोई शक ही नहीं है, कितना गंदा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। मगर बाज दफा पर आपको शक पड़ जाता है कि आपने पुराने पॉइंट ऑफ व्यू के फेवर में डिसीजन देना है या नए पॉइंट ऑफ व्यू के फेवर में डिसीजन देना है। ऐसी सूरत हाल में आपको स्टेटिस्टिक्स आपकी हेल्प करती है, लेकिन इससे पहले हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, या मिसाल नल हाइपोथेसिस की ये स्लाइड देख लेंगे। इफ टॉकिंग अबाउट प्रीवियस एग्जांपल, अब पुरानी जो ये जो मैंने इस बच्चे को टेस्ट दिया, उसने कहा मैं इंप्रूव कर गया हूं, मैंने उसको टेस्ट दिया, तो मैं तो कह रहा था जी कि 90% से ऊपर ले लो तो तुम्हें मैं मार्क्स दे दूंगा। फिर मैंने कहा अच्छा चलो 75% या 80%। लेकिन स्टेटिस्टिक्स मुझे कहती है कि आप ऐसा करें कि सबसे पहले आप चेक करें कि उस बच्चे ने माजी में क्या क्या मार्क्स लिए। तो माई ओल्ड परसेप्शन या इम्प्रेशन अबाउट उस माई स्टूडेंट क्या है, या हिज एवरेज परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस टेस्ट और एग्जाम्स ओवर द ईयर क्या है। Let us suppose कि उसकी 40% परफॉर्मेंस रही है। Let us suppose that the previous average of the student in mathematics is 40%. और या एक सूरत हाल ये भी हो सकती है कि जो मैंने उसे टेस्ट दिया है, उस टेस्ट को अगर मैंने पहले कोई और स्टूडेंट्स को दिया हुआ है, और फर्ज करें उन सारे स्टूडेंट्स में उसने ऑन एवरेज सारे स्टूडेंट्स ने उस टेस्ट में 40% परफॉर्मेंस की थी, तो मेरा नल हाइपोथेसिस P is equal to 0.4
या माई नल हाइपोथेसिस इक्वल टू एवरेज इक्वल टू 40% भी हो सकता है। इसका मतलब ये है, दो बातें हो सकती हैं कि ये बच्चा पहले 40% मार्क्स लेता रहा है, पुराने सारे टेस्टों की इसकी एवरेज 40% है, ये बात भी हो सकती है। मगर ये बात भी हो सकती है कि मैंने डायरेक्ट उसको एक असेस कर लिया कि ये बच्चा, मुझे सही तरह तो याद नहीं है, लेकिन मुझे माजी में मुझे इतना रफ सा आइडिया है कि ये बच्चा 40% ये इसकी परफॉर्मेंस, या वो जो टेस्ट मैंने उसे दिया मैंने उसके बारे में मुझे पता है कि ये टेस्ट जो है इतना मुश्किल है कि इसमें एवरेज परफॉर्मेंस माजी में स्टूडेंट्स की 40% रही है। तो ये तीनों बातें मुझे जो है ना ये नल हाइपोथेसिस बता सकती है, जो यहाँ लिखा हुआ है कि एच नॉट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 0.4 या एच नॉट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 40%। अब आगे चलते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस poses a challenge to the null hypothesis. It is the alternative point of view opposing the null hypothesis. Alternative hypothesis can be the result of a new research. It may be a new feeling. It can be due to the changed circumstances. जिस तरह आप कह सकते हैं कि जनाब जब पिंडी में बहुत ज्यादा बारिशें हुआ करती थी आज से 30 साल पहले, फिर जब बहुत ज्यादा सड़कें बन गई, बहुत सारे दरख्त कट गए, बहुत सारी कॉलोनियां बन गई, बहुत सारे गांव पिंडी शहर के अंदर आ गए, बहुत ज्यादा लोगों ने गाड़ियां ले ली, तो उनके धुएं से एटमॉस्फेयर गर्म हो गया और बारिशें होना बंद हो गई। जिस तरह इस क्वारंटाइन पीरियड में गाड़ियां बंद हुई हैं, ट्रैफिक बंद हुई है, तो दोबारा दबा के बारिशें हुई हैं। ये बारिशें बिल्कुल उसी स्टाइल पर हुई हैं जिस तरह आज से 30, 35 या 40 या 50 साल पहले पिंडी इस्लामाबाद का मौसम होता था। अच्छा, अब देखें, अब अपने स्टूडेंट की बात दोबारा करते हैं। टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस एग्जांपल, द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में बी द क्लेम ऑफ द स्टूडेंट सेइंग दैट ही हैज इंप्रूव्ड, ये बात अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाएगी। इज ही प्रेजेंट्स सम एविडेंस, फर्ज करें वो कहता है सर मैंने आपके टेस्ट में 65% मार्क्स ले लिए हैं, तो अब हम उसको लिखेंगे इस तरह से जी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग उसकी 0.4 से ज्यादा है या उसकी एवरेज 40% से ऊपर। अब देखना है कि 65% 40% से कितना ज्यादा है। बहुत ज्यादा है कि क्या हम कह सकते हैं कि 65% 40% की निस्बत एक इंप्रूवमेंट है, या हम कहेंगे नहीं 65% 40% से इतना दूर नहीं है। तो एक तो बंदे, एक टीचर का अपना जाती सोच हो सकती है, तो स्टूडेंट के नहीं सर मैंने 25% इंप्रूव किया है, टीचर सोचे कि नहीं यार ये तो इतना तो बाय चांस बाज का हो ही जाता है, कोई बच्चा एक 40% वाला बच्चा कभी कभार 65% ले ही लेता है। तो अब ये दोनों की जाती सोच है, स्टैटिस्टिक्स किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगी। आगे चलें। अच्छा, फर्ज करें, ये मिसाल मैं एक और देता हूँ, ये सिर्फ नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखने की एग्जांपल है कि 1970s द नाला लाई हैड ड्रिंकेबल वाटर विद अ वेरी लो हार्डनेस लेवल ऑफ 200। वो हार्डनेस लेवल आपको पता है ना, बास पानी होते हैं जो कि पिए जा सकते हैं, उनको फ्रेश वाटर होता है, उसको 200 उसकी हार्डनेस लेवल मैयर किया थी। ओवर द टाइम पीरियड द हार्डनेस लेवल ऑफ द वाटर इन नाला लई, हार्डनेस लेवल ऑफ द वाटर बढ़ती है जितना उसमें सल्फेट और जितने भी उसमें नाइट्रेट सेंटर होते हैं, तो उतना वो वाटर अनड्रिंकेबल होता चला जाता है। तो hardness level of the water Nala Lai is much above 200 with many toxin and industrial waste, rendering it unfit for the normal usage, even for cleaning. इसको अब धोया भी नहीं जा सकता। तो hypothesis testing on this particular example would be कि null hypothesis कहेगा कि पहले उसका hardness level 200 था और alternative कहेगा कि अब 200 से ज्यादा है। ये जो alternative hypothesis है, चूंकि ये उसके एक तरफ की बात कर रहा है कि ज्यादा की, तो ये single tailed test कहलाएगा। आगे चलते हैं। अब फर्ज करें कि ये एक कंपनी है, एक कंपनी है, ड्रग कंपनी प्रोड्यूस्ड अ न्यू पेन रिलीविंग ड्रग फॉर माइग्रेन सफरर्स, और एंड इट्स एडवर्टाइजमेंट स्टेटेड दैट ड्रग हैज अ 90% सक्सेस रेट। अब इसमें ये उनकी जो स्टेटमेंट है ये नल हाइपोथेसिस कहलाएगी। A doctor doubted whether the drug would be as successful as the company claimed. She prescribed the drug for 15 of her patients. After 6 months, 11 of these patients said that their migraine symptoms have been relieved by the drug. अब आपको होता है कि 11 over 15 जो है ये 0.9 नहीं बनता, ये 0.9 से कम बनता है। तो राइट डाउन a null and alternative hypothesis. तो नल हाइपोथेसिस वो होगा जो कंपनी की एडवर्टाइजमेंट है कि हमारा सक्सेस रेट 90% है, हमारी प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस 0.9 है, और H1 यहाँ पर H0 गलती से लिखा गया है। यहाँ पर जो ये सेकंड स्टेटमेंट में H1 H0 लिखा हुआ है, ये गलती से लिख दिया गया है, ये H1 कहलाएगा और P लेस देन 0.9 ये डॉक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जो सेकंड लाइन में H0 है वो H1 होना चाहिए। आप इसे मेरी टाइपिंग एरर की गलती कह सकते हैं। तो बहरहाल आगे चलते हैं जनाब। फर्ज करें
यहां पर मैं थोड़ी सी और आपको बात बताता हूं। इसमें यह बात है कि इन द प्रीवियस डेकेड, पुराने जो साल थे, एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स अराइविंग ऑन द पीटीसीएल स्विच वाज 70 कॉल्स पर मिनट। अब ये एच नॉट होगा म्यू इज इक्वल टू 70। अब नया पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि जी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूजेज ऑफ सेल फोन, अब चूंकि सेल फोन बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि जनाब अब पीटीसीएल के कॉल पीटीसीएल पे ज्यादा लोग कॉल नहीं करते, तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखेंगे म्यू लेस देन 70। हम दूसरी बात ये कर सकते हैं कि ड्यू टू इंक्रीज बिजनेस एक्टिविटी द नंबर ऑफ कॉल्स ऑन द स्विच हैज इंक्रीज्ड, और हम कहें कि नहीं H1 ये है कि म्यू इज ग्रेटर देन 70। तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अब जो पहली दो एग्जांपल्स हैं ये सिंगल टेल टेस्ट कहलाएंगे, जिसमें आप सिर्फ ये लिख रहे हैं कि कॉल्स की तादाद या तो कम हो गई है या बढ़ गई है। मगर एक बंदा कहता है जी कि पहले 70 थी अब 70 नहीं। थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि द नंबर ऑफ कॉल्स मे बी मोर और लेस देन 70 बट नॉट 70। तो यहाँ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा म्यू इज नॉट इक्वल टू 70 कहलाएगा। ये टू टेल टेस्ट होगा, दोनों तरफ इसमें वो पॉसिबिलिटीज आ रही। अब आगे देखिए जनाब, हम वापस एक जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, जब आप कोई बेंचमार्क रख कर सेट करते हैं, तो फिर आपकी रिसर्च के चार नतीजे हो सकते हैं। पहला नतीजा ये है कि आपका नल हाइपोथेसिस रॉन्ग था और आपके स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर ने उसको रॉन्ग प्रूफ भी कर दिया और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, तो ये ठीक है जी, समझ आने वाली बात है। दूसरी बात ये है, द सेकंड पॉइंट ये है कि आपका नल हाइपोथेसिस राइट था एंड इट वाज प्रूवन राइट, और H1 रिजेक्ट हो गया कि जो लोग चैलेंज कर रहे थे, पॉइंट नंबर 2 पे हूं मैं इस वक्त, जो चैलेंज कर रहे थे वो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लाए थे तो वो सफिशिएंट एविडेंस नहीं ला सके अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। जो बेंचमार्क स्टैटिस्टिक्स ने सेट किए थे उन्होंने उन बेंचमार्क को नहीं अचीव किया, तो इसलिए उनका जो नल हाइपोथेसिस वो नहीं डिफेंड हो गया और नल हाइपोथेसिस ठीक था और वो ठीक साबित हो गया। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू वो है कि नल हाइपोथेसिस राइट था और उसको लोगों ने गलत प्रूव कर दिया और H1 एक्सेप्ट हो गया, इसे कहते हैं टाइप 1 एरर स्टैटिस्टिक्स की जुबान में। और चौथा पॉइंट ऑफ व्यू है कि नल हाइपोथेसिस गलत था मगर उसको वो डिफेंड कर लिया गया, उसे मान लिया गया कि वो सही है और H1 जो है वो गलत है और हमने कहा जी H1 वाले सफिशिएंट एविडेंस नहीं ला सके, हालांकि वो सच्चे थे। इसे कहते हैं टाइप 2 एरर। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि आप किसी बंदे से बहस कर रहे थे तो आपकी चार ऑप्शंस हो सकती हैं। पहली बात है कि आप ही गलत थे और उसने प्रूव कर दिया कि आप गलत हैं और आपने भी मान लिया कि आप गलत हैं, ये पहला पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये, दूसरी दूसरी आउट पॉसिबिलिटी ये कि आप सच्चे थे और आपने अपने आप को सच्चा साबित कर भी लिया और उसने भी मान लिया, तो ये सेकंड बात होगी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप सच्चे तो थे मगर आप महफिल में अपनी दलील मजबूती से नहीं दे सके और आप सच्चे होते हुए भी आपको झूठा कह दिया गया महफिल में, तो ये टाइप 1 एरर कहलाएगी स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि आप बोल झूठ रहे थे मगर आपने बड़ी खूबसूरती से अपने आप को बचा लिया और अगले को जो कि सच बोल रहा था उसे झूठा साबित कर दिया, अल्टरनेटिव वाले को, तो इसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स 1 में टाइप 2 एरर। इन चार पॉसिबिलिटीज के साथ चीजें आगे चलती हैं। अच्छा बेटा, अब हम हमारा जो वो क्या कहते हैं उसी हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर आ जाते हैं। मेरे स्टूडेंट का कहना था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था अपने स्टूडेंट के बारे में कि ये जो बच्चा है इसकी पुरानी परफॉर्मेंस 0.4 है, यानी 40% ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोपोर्शन है कि स्कोर कर सकता है। और मेरे स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था कि नहीं नहीं सर, इस क्वारंटाइन पीरियड में मैं बड़ा छा गया हूं, मैंने बड़ी मेहनत की। ठीक है, अब हमने उसको एक टेस्ट दे दिया, और टेस्ट भी था 20 मार्क्स का टेस्ट। ठीक है, अब 20 मल्टीपल चॉइस थे उसमें, 20 मार्क्स थे उसमें, तो उसने उसमें से स्कोर कर लिए जनाब 13 मार्क्स स्कोर कर लिए। ठीक है जनाब, मैंने 20 मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन टेस्ट दिया था उसको और उसने उसमें से जो उसका परफॉर्मेंस थी वो 13 थी। अब मैंने देखना है कि 13 क्या है, 13 को किधर डिसाइड किया जा सकता है, कहाँ फिट किया जा सकता है। तो अगर तो मैं कहूं कि उसकी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसी भी क्वेश्चन में 0.4 है, तो मैं कह सकता हूं कि जो उसकी लेट एक्स इज द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। लेट एक्स इज द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 20। तो मैं कह सकता हूं x is binomially distributed with total number of questions as 20
and probability of success in any one question as being 0.4. ये 0.4 मैंने उसकी 40% माजी की सक्सेस से मैंने जज किया। अब होगा ये कि मैं इस तरह करता हूं कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 कि वो एक भी सवाल ठीक ना जवाब दे सके, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो वो 20C0 1 माइनस 0.4 20.4 रेज टू पावर 0, जिसको आप इस तरह से कह सकते हैं 20C0 Q20 और P0 कह सकते हैं। तो ये आपका जो जवाब आएगा वो मैं आपको अभी बता देता हूं, वो आएगा 0.00036। ठीक है, आप बेशक कैलकुलेट करके देख लें। अब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, ये है जनाब, ये प्रोबेबिलिटी मैंने कैलकुलेट की है बिलीविंग दैट नल हाइपोथेसिस इज करेक्ट। अब अगला देखें 20C1, ये हो गया 0.6 रेज टू पावर 19 0.4 रेज टू पावर 1, इसका जनाब आंसर आ गया 0.005, ये जवाब आ गया इसका, तो मैंने इसे लिख लिया। अब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 20C2 और 0.6 रेज टू पावर 18 0.4 की पावर 2, ये 0.0031 आ गया। अब आप मुझे खुद बताएं कि यार इस तरह तो बहुत देर लग जाएगी, चले मैं इसको कहता हूं P0, इसको मैं कहता हूं P1 और इसको मैं कहता हूं P2, ठीक है कि नहीं? तो मैं आपको वैल्यूज लिख देता हूं कि P3 इस तरीके से कैलकुलेट, बायनोमियल का फार्मूला लगाया तो मैंने ये कैलकुलेट कर, P4 मैंने कैलकुलेट कर ली 0.035, फिर P5 मैंने कैलकुलेट कर ली 0.0746। करते करते मैंने वो सारी वैल्यूज यहाँ लिख नहीं रहा, मैं आपको बता देता हूँ P20 की जो वैल्यू आई वो आ गई जनाब 0.000001। आप बेशक कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लें। अगर आप ना यकीन करें P19 देखें, P19 का अगर आप कहेंगे फार्मूला क्या है तो 20C19 Q रेज टू पावर 1 P19, वेयर Q जो है वो 0.6 है और P जो है वो 0.4 है। वो लगाकर जो मेरा आंसर आ रहा है वो 6 जीरोस के बाद 329 इस तरह से। अब आए जनाब, मैं इसका ना एक वो बनाने की कोशिश करता हूँ, एक कर्व बनाने की कोशिश, एक वो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब आपको पता है कि बायनोमियल में जब आप ऐसे लिखते हैं x is distributed binomially with 20 as the total number of trials and 0.4 as the success in one trial, p is the probability of success, तो आपको पता है कि एवरेज जो वैल्यू आती है वो हमेशा np के बराबर होती है, और 20 into 0.4 करें तो आपका आंसर आता है 8, और इसका मतलब है कि जब x 8 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें P8 जो मैंने कैलकुलेट किया था इस पिछले क्वेश्चन में, उसमें P8 आया था 0.1797 और P7 जो आया था वो 0.1659 आया था, और P9 जो आया था वो 0.1597 आया था। ये मैंने कैलकुलेशंस की थी सारी, तो आप डरे नहीं, ये आपको सारी कैलकुलेशंस नहीं करनी। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पर जरा बार चार्ट बना लिया, यहाँ मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 यूं कर लिया। अच्छा जी, अब इसमें आपको पता है कि पीक की जो वैल्यू आ रही है वो 8 पर आ रही है, 8 का बार सबसे हाई होगा, 8 पे जो प्रोबेबिलिटी, यहाँ y एक्सिस पर प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी वैल्यू होगी 0.797, ठीक है कि नहीं? अब 9 की प्रोबेबिलिटी कम है, 10 की उससे कम है, 11 की उससे कम है, 12 की उससे कम, 13 की उससे कम, 14 की कम, 50 करते जाएं, ये यूं 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 बन गई, ठीक है? और इस तरफ भी 7 की तरफ भी ये यूं बन गया, 6 5 4 3 2 1 और 0, ये बेटा डिस्ट्रीब्यूशन इसकी हो गई। अब आप ये चीज देखें कि मैं इसके साथ कुछ और कैलकुलेशंस भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। इसको अगर हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व से कंपेयर करें तो देखें, नॉर्मल फर्ज करें एक चीज है
ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है और इसकी एवरेज वैल्यू 8 है। अब आप देखना चाह रहे हैं कि जो उस बच्चे ने मार्क्स लिए थे, आपको पता है इसमें बच्चे ने कितने मार्क्स लिए थे? शुरू कितने? उसने 13 मार्क्स ले लिए थे इसमें आउट ऑफ 20, और वो मुझसे बहस कर रहा था कि मैं मेरी जो पुरानी आपके सामने परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से मैंने इम्प्रूव किया है। अब 20 इंटू 0.8 माजी में अगर उसको मैं कभी कोई इस तरह का टेस्ट देता था 20 पे मल्टीपल चॉइस का, तो उसमें से ऑन एवरेज वो 8 ठीक करता था। अब उसने 13 ठीक किए हैं, अब वो कहता है मैं इम्प्रूव कर गया हूँ। अब आप देखें ना, तो जिस तरह अभी मैंने नाला लई वाली मिसाल दी, तो नाला लई वाली मिसाल तो बड़ी क्लियर कट है कि जी 1970 से पहले नाला लई इतना साफ था कि उसका पानी पिया जा सकता था और उसमें मछलियां तैरती हुई लोगों को नजर आती थी और अक्सर नाला लई के किनारे लोग बैठ के पिकनिक भी मनाया करते थे। मगर वो बात बड़ी क्लियर है कि जी ठीक 50 सालों बाद उसका पानी इतना गंदा, इतना गंदा, इतना गंदा और इतना गलीज है कि आप उससे किसी चीज को धो भी नहीं सकते। यानी पीने या और चीजों की तो दूर, ये आप उसके करीब से इवन उसके पास बैठना पसंद नहीं करेंगे, आप उसे सूंघना पसंद नहीं करेंगे उस पानी को, इतना गंदा है। उसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के जी नाला लाई अब गंदा हो गया है, वो बड़ी वाजिया सी बात है, बिल्कुल क्लियर कट है, सबको पता है, उसमें कोई बहस की जरूरत ही नहीं और उसमें किसी स्टेटिशियन को बुलाने की जरूरत नहीं कि वो राय कायम करे कि नाला लाई गंदा है या नहीं। लेकिन अब इस बच्चे ने जो परफॉर्मेंस दी आउट ऑफ 20 13 मार्क्स लिए हैं, ये थोड़े से शक्की किस्म के मार्क्स हैं। अगर वो 20 आउट ऑफ 20 ले लेता तो मेरा काम आसान कर देता, लेकिन उसने 13 मार्क्स लेके मुझे भी और अपने आप को दोनों को एक अजीबो गरीब मुश्किल में डाल दिए। ये एग्जैक्टली उसी तरह की मुश्किल है जिस तरह की आजकल के बच्चे हमें फोन करके आजकल कह रहे हैं कि सर हम बहुत इम्प्रूव कर गए, आप जानते नहीं हम कितना इम्प्रूव कर गए। अच्छा जी, अब ये चीज देखें कि ये मैं इसको उस तरह से बनाता हूँ, तो इस तरह से कर लेते हैं कि जब हम ना एक बात करते हैं जी कि 95% कॉन्फिडेंस और 5% डाउट, 95% कॉन्फिडेंस और 5% डाउट के साथ बात करते हैं, यानी हम जो बात कर रहे हैं वो 95% यकीन के साथ और 5% डाउट के साथ बात कर रहे हैं। इसे कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। कुछ भी ना मेंशन हो तो अमूमन हम 5% को जहन में रखते हैं स्टेटिस्टिक्स में। तो अब हमने ये किया कि हम ऐसा कर लेते हैं कि हम ये रीजन शेड करते हैं, इसको हम कहते हैं 0.05। अब अगर तो 13 मार्क्स उसके यहां कहीं आ रहे हैं, शेडेड रीजन में आ रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे कि ये 8 से वाकई इतने दूर हैं, ये उस टेल पर इतने दूर हैं कि हम H1 के फेवर में फैसला दे देंगे कि जी वो वाकई इंप्रूव कर गए। लेकिन अगर 13 यहां कहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि 13 8 के करीब है, और 13 8 के करीब है इसलिए उस बच्चे ने इतना इंप्रूव नहीं किया। तो कैसे करें इस बात को, कैसे मद्देनजर रखें? अब क्या बेंचमार्क हो, तो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली जी x इक्वल टू 20 की, मुझे पता चल गया वो 0.00001 है। तो फिर बेटा मैंने एक प्रोबेबिलिटी और कैलकुलेट की और वो प्रोबेबिलिटी थी प्रोबेबिलिटी, ये देखें x इज इक्वल टू 20 को भी, x इज इक्वल टू 19 को भी, और मैंने 16 एंड अबव की प्रोबेबिलिटी निकाली। ये प्रोबेबिलिटी निकाली, इसमें देखें ये सारे मेंबर्स मैंने इकट्ठे कर दिए। जब मैंने इन सारों की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की तो जनाब वो आ रही थी 0.003 टोटल प्रोबेबिलिटी। 16 एंड अबव की मैंने निकाली तो बहुत कम हुई, मैंने कहा नहीं यार ये तो बहुत ही कम है। मेरा दिल किया कि मैं 15 को भी साथ शामिल कर, ठीक है कि नहीं। मैंने जब 15 एंड अबव की प्रोबेबिलिटी निकाली तो वो पूछे कितनी आ रही थी, x ग्रेटर और अबव 15 की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली तो जनाब वो आ रही थी 0.0016। ये प्रोबेबिलिटी भी काफी थोड़ी है, 0.05 से तो काफी थोड़ी है। तो मैंने उसको 15 को भी साथ शामिल कर लिया 16 के, मैंने इसको भी शामिल कर लिया कि ये प्रोबेबिलिटी अभी कम है, तो मैं ऐसा करता हूँ थोड़ी सी हिम्मत और करता हूँ और 14 को भी साथ शामिल कर लेता हूँ, ठीक है कि नहीं है। अब 16 को 14 को भी शामिल कर लिया तो अब मैंने निकाली जी प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर और इक्वल टू 14, वही बायनोमियल की तरीके से कैलकुलेशंस करके 20c14 फिर आगे क्यूब वो करके 20c15 20c फिर 16 और 20c17 20c18 और फिर 20c19 और 20c20 तक, और बीच में वो q और p की पावर्स बदलते हुए तो मेरा जो आंसर आया जनाब वो आया जी 0.0065। अभी भी काफी कम है,
अभी भी क्या है, काफी कम है। ठीक है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि थोड़ी सी हिम्मत और करता हूँ और मैं इसे साथ शामिल करता हूँ, 13 एंड अबव की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। प्रोबेबिलिटी 13 एंड अबव की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। जब मैंने 13 एंड अबव की प्रोबेबिलिटी निकाली तो जनाब वो आई 0.021। कितनी आई जी? 0.021 प्रोबेबिलिटी आई। इसका मतलब ये है कि 13 तक, अगर मैं इसको कहूं, मैं इसको इस तरह से बनाता हूं दोबारा आपके सामने, ये देखें कि ये यूं बन गया कि 8 पर इसकी पीक थी, 8 पर इसकी पीक है, ठीक है, और 13 से 13 को भी ले लें और 13 एंड अबव सारों की प्रोबेबिलिटी टोटल कर लें तो वो 0.021 बन रही है, ठीक है ना, जो कि 0.05 से कम है। ठीक है, अब बात ये होगी कि अच्छा मैंने कहा चलो 12 को भी साथ शामिल करके देखते हैं कि 12 को अगर साथ शामिल करें तो क्या होता है। मैंने प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 12 निकाली, 20c12 q रेज टू पावर 8 और p रेज टू पावर 12 करके, और जब मैंने उसको कैलकुलेट किया उसकी जो भी प्रोबेबिलिटी आई मैंने उसको 13 में ऐड कर दिया। जब मैंने वो वैल्यू कैलकुलेट की, वो मेरी जो बात बनी वो बनी प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर और इक्वल टू 12, तो वो टोटल आंसर आ गया 0.0565, ये आ गया। ये वाली वैल्यू 0.05 से जरा सी बड़ी है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ 13 पे ही रुक जाता हूं और मैं कहता हूं जनाब कि मैं अपनी सारी गुफ्तगू को दोबारा दोहराता हूं। क्या था बात, बहस इस बात से शुरू हुई कि मेरे एक स्टूडेंट ने कहा जी कि मैं, वो माजी में उस बच्चे का परफॉर्मेंस थी कि वो 40% परफॉर्म करता था, ठीक है, या वो 40% परफॉर्म करता था, या जो मैंने टेस्ट उसको दिया उस टेस्ट की माजी की एवरेज परफॉर्मेंस 40% थी, यानी बाकी बच्चों की, सारों की, सब लोग बच्चे उसमें ऑन एवरेज 8 आउट ऑफ 20 लेते थे। अब जब उस बच्चे ने टेस्ट दिया तो वो बार बार कह रहा था कि सर मैं इंप्रूव कर गया हूं, तो मैं देखना चाह रहा था कि वो एवरेज परफॉर्मेंस उस टेस्ट की, अपनी एवरेज परफॉर्मेंस उसने इंप्रूव किया है या बाकी बच्चों की जो एवरेज परफॉर्मेंस उस टेस्ट में उसने आगे इंप्रूव किया है कि नहीं। x इज इक्वल, उसने 13 क्वेश्चंस ठीक कर लिए, आउट ऑफ n इज इक्वल टू 20, उसने 13 क्वेश्चंस ठीक कर लिए। फिर मैंने कहा जी कि मैंने तो वो एक टेबल कंस्ट्रक्ट किया आपके सामने, तो अब जरा जाहिर है मैं ये सारी कैलकुलेशंस नहीं कर सकता, मैं आपको रफली बता रहा हूँ कि 8 उसकी आपको तो एवरेज बन रही थी, वो मुझे एनपी से पता चल गया, 20 इंटू 0.4 तो 8 बन रही थी, 8 पे पीक आ रही थी, 8 पे मैंने कर्व बना दिया। फिर मैंने आपको कहा कि हम एक, कुछ भी ना मेंशन हो तो हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं, 0.05, ठीक है। तो मैंने देखा कि जब मैंने 13 एंड अबव की प्रोबेबिलिटी निकाली, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर और इक्वल टू 13 की निकाली, तो वो आ रही थी 0.021। इस बात से पता चल गया कि 13 इस ब्लू रीजन में कहीं लाई करता है। और जब मैंने 12 को साथ शामिल किया तो वो वाली वैल्यू बड़ी हो गई, वो बन गई जनाब 0.0565, ठीक है, मैंने अभी आपको बताई ये बात। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको वो उस तरह से कंपेयर करूं तो 8 पे पीक बन गई और ये 9 हो गया, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ये देखें, ये है 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13। तो 13 एंड अबव के बारे में तो मुझे पक्का यकीन है कि ये सारे तो मिलकर क्या बना रहे हैं, 0.021 बना रहे हैं, ठीक है कि नहीं, 0.021 बना रहे हैं। और 12 को साथ शामिल करूं तो 0.05 से बड़ा हो जाता है, तो चले मैं 12 को थोड़ा सा शामिल कर लेता हूं, 12 को क्या कर लेता हूं, थोड़ा सा उसका हिस्सा शामिल कर लेता हूं, 12 को थोड़ा सा शामिल कर लें तो ये जनाब बन गया 0.05, ठीक है कि नहीं। वैसे 12 आधा तो इस तरफ और इस तरफ तो शेड नहीं होता, लेकिन चले इस तरह हम बना लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि 13 कहां आ रहा है, इस इलाके को कहते हैं क्रिटिकल रीजन। क्या कहते हैं, क्रिटिकल रीजन। इसका मतलब ये है कि 13 जो है चूंकि इस क्रिटिकल रीजन में आ रहा है, तो जो ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर इक्वल टू 13, उसका 0.021 5.05 से कम होना, ये सफिशिएंट एविडेंस, ये क्या है, सफिशिएंट एविडेंस है कि वो बच्चा कम से कम अब 40% पर नहीं है, वो इम्प्रूव कर गया है,
कितना इंप्रूव कर गया है? कुछ ना कुछ उसमें इंप्रूवमेंट आई है, बहुत ज्यादा नहीं आई है जो भी है, मगर वो इंप्रूव जरूर कर गया। सफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट एज नॉट कि वो अब इंप्रूव कर चुका है, कम से कम 40% वो बच्चा नहीं है। या अगर बाकी बच्चों की परफॉर्मेंस इस टेस्ट में 40% थी तो उसने कम से कम थोड़ी डिफरेंट परफॉर्मेंस दिखा दी। अब मैं ये चाह रहा था कि मैं इस टेस्ट को 40% पे कंडक्ट करूं, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कंडक्ट करूं, मगर ये टेस्ट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कंडक्ट नहीं हुआ, क्योंकि 13 तक तो टोटल ये प्रोबेबिलिटी जो थी 0.021 थी, 12 को साथ शामिल करें तो ये प्रोबेबिलिटी 0.05 से भी बड़ी हो जाती है। एक्चुअली मेरा जो क्रिटिकल रीजन है वो 13 से अबव पर था। अगर वो बच्चा 13 मार्क्स लेता या 14 या 15 या 16 या 17 या 18 या 19 20 लेता तो वो हमेशा H1 ने ही एक्सेप्ट होना था, H0 ने रिजेक्ट होना था। अगर वो 11 मार्क्स लेता तो वो H0 के फेवर में डिसाइड हो जाता और हम उसे कहते हैं कि नहीं जिसने सफिशिएंट इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई, या जो हमारा बेंचमार्क हमने सेट किया था स्टैटिस्टिक्स ने, हमने तो नहीं स्टैटिस्टिक्स ने सेट किया था, वो उसने क्रॉस नहीं किया। अगर उसके 10 मार्क्स भी आते तो तब भी नहीं, 9 भी आते तब भी नहीं, और अगर 8 से कम आते तो फिर तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं था कि वो कहता कि नहीं जी मैं तो इंप्रूव कर चुका हूँ। तो ये 13 एंड अबव का एक हमने बना दी, और टेस्ट एक्चुअली कंडक्ट हुआ है 2.1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। आए अब आगे चलते हैं, और हम अभी जो चीजें पढ़ रहे हैं ये बायनोमियल टेस्टिंग की तरफ आ रही, ठीक है कि नहीं? अब आप ये चीज देखें कि एक दफा, ये भी सच्चा वाक्य है कि मेरा एक स्टूडेंट था, मेरे सामने बैठा हुआ था, तो उसके अब्बू का जो था ना ये मेडिसिन से तल्लक था, मेडिकल से रिलेटेड उनकी फील्ड थी। तो उसने मुझे बताया कि सर पाकिस्तान में जो पैरासीटामोल बनती है ना, अब तो खैर वो दवाई अब आती भी नहीं, उसकी जगह पैराडोल आ गई। ये बात जो कि 20 साल पुरानी मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कहा सर उस वक्त पैरासीटामोल एक गोली पाकिस्तान बनाता था। उसने कहा था कि सर पाकिस्तान की जो पैरासीटामोल है वो इतनी को बेकार है कि उसका इम्पैक्ट 10% भी नहीं है। अगर सर दर्द हो रहा है किसी को तो उसने कहा कि जी ये बात मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा, या मेरी जाती राय नहीं है, ये उन लोगों की राय है जो पाकिस्तान में पैरासीटामोल बनाते हैं, उनकी राय है। यानी वो इस बात पे यूं कर रहा था। तो अब फर्ज करें, लेट्स से कि अगर वहां पर H0 हम कह लेते हैं जी कि पाकिस्तान से जो पैरासीटामोल बनती है उसका इम्पैक्ट कि वो पेशेंट्स को सर दर्द से बचा लेती है, उसका सक्सेस रेट 10%, P is equal to 0.1 मीन्स 10%, ठीक है कि नहीं? अब फर्ज करें वहां कोई और स्टेटिशियन बैठा हुआ है, वो कहता है नहीं 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 जी इतना भी इसने बहुत ही ज्यादा सख्त स्टेटमेंट इसने दे दी है, इतना नहीं है, वो गोली कुछ ना कुछ तो असर दिखाती है। तो हमने कहा अच्छा चलें ठीक है, हम कुछ डाटा इकट्ठा करते हैं कि जनाब उन्होंने 20 मरीजों को दी, तो उनमें से तकरीबन 6 ने कहा जी कि हमें आराम आया है, 6 ने कहा कि हमें आराम आया है, ठीक है ना। 6 said that they felt relief, ओके। अब आप एवरेज कितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे एनपी? 20 into 0.1। अगर नल हाइपोथेसिस को ठीक माना जाए तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 मरीज ये कहेंगे कि हमें आराम आया, ठीक है कि नहीं? तो ये आप 2 की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होगी। अगर आप इसको इस तरह से कहें कि x is distributed binomially with 20 and 0.1, ठीक है, तो ये 2 से इससे ऊपर आ गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ इस तरह की प्रॉबिलिटियां बन गई। यहाँ 1 की प्रोबेबिलिटी आ गई और यहाँ 0 की प्रोबेबिलिटी। अब हमने देखा उसने कहा जी कि 6 मरीज थे, 3, 4, 5, 6, ये वो कहता है जी 6 मरीजों को आराम आया है। कितनों को आराम आ गया? 6 मरीजों को आराम आया। तो हम देखना चाहते हैं, हम अगर इसको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व से कंपेयर करें और 2 उसकी एवरेज लें, और यहाँ पर हम एक रीजन शेड कर देते हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या कह देते हैं? 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हम देखना चाहते हैं कि 6 यहाँ है या 6 यहाँ है। हमें कैसे पता चलेगा कि 6 यहाँ है या यहाँ है 6? हम ऐसा करते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर और इक्वल टू 6 कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर और इक्वल टू 6 कैलकुलेट करते हैं। अब जो भी वो प्रोबेबिलिटी आई, उसका जो भी आंसर आया, अगर तो वो आंसर
0.05 से कम हुआ, तो इसका मतलब ये है कि 6 यहां कहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 की एवरेज के साथ अगर 6 यहां कहीं आ रहा है, तो 6 एंड अबव की वैल्यू अगर 0.04 आ रही है, इसका मतलब है 0.05 वाला जो बेंचमार्क है वो यहां कहीं बनता है, और 0.6 एंड अबव 0.04 आ रहा है, तो 6 उस शेडेड रीजन में आ रहा है, उस सिग्निफिकेंट रीजन में आ रहा है, हम कहेंगे कि 6 इज सफिशिएंटली फार अवे फ्रॉम 2। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 एंड अबव की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर वो फर्ज करें 0.07 आ जाती है या 0.12 आ जाती है, कुछ भी आ जाती है, 0.05 से बड़ी आती है, तो हम ये कहेंगे कि जो 6 है वो उस 0.05 वाले शेडेड रीजन में लाए नहीं करता पॉइंट्स, और हम कहेंगे 6 यहाँ कहीं लाए करता है, तभी तो 6 एंड अबव की प्रोबेबिलिटी 0.05 से बड़ी आई है। तो हम कैसे कैलकुलेट करें जनाब कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर और इक्वल टू 6 क्या है? प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर और इक्वल टू 6 जो है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 5 के बराबर है। और ये किसके बराबर है? क्योंकि ये एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। 20c0 q20p0 प्लस 20c1 q19p1 करते करते 20c5 q15p5, और इसमें जो q है वो हो जाएगा 0.9 और p हो जाएगा 0.1। अगर फर्ज करें ये सारा आंसर मिलाकर 0.02 आता है, तो मैं कहूंगा जी कि 6 तो इस शेडेड रीजन में आ रहा है, क्योंकि 6 एंड अबव की प्रोबेबिलिटी 0.05 से कम है। अगर ये सारा आंसर मिलाकर 0.13 आ गया है, तो मैं कहूंगा जी कि 6 यहाँ है, क्योंकि 6 एंड अबव की प्रोबेबिलिटी 0.05 से बड़ी आई है, तो मैं फिर कहूंगा कि एज नॉट एक्सेप्टेबल। और अगर 6 एंड अबव की प्रोबेबिलिटी 0.05 से कम आई है, तो मैं कहूंगा कि H1 हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरीके से जनाब हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के फैसले करते हैं। और अभी जो मैंने आपको मिसाल दी है, तो मैंने आपको बाइनोमियल मॉडल के साथ मिसाल दी, ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अब मिसाल देता हूं, एक और मिसाल देता हूं कि एक आप अभी बाइनोमियल पर ही हम बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं जनाब कि जो बीकन हाउस की टीम है ना, ये फुटबॉल की जो टीम है, ये बहुत अच्छी टीम है फुटबॉल की बीकन हाउस की, और इसका जो सक्सेस रेट है माजी के सारे वो मुकाबलों में 50% है। आज तक इन्होंने जितने भी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, ये जितने मैचेस इन्होंने खेले हैं, 50% मैचेस इन्होंने जीते हैं। अब एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि नहीं सर, बीकन हाउस की जो 50% वाली जो आपने बात की है ना, ये गलत है। अच्छा, वो बच्चा ये नहीं कह रहा कि आप बीकन हाउस की फुटबॉल टीम इससे बेहतर परफॉर्म करती है, या वो ये भी नहीं कह रहा कि बीकन हाउस की टीम इससे बुरा परफॉर्म कर रही है, वो कह रहा है कम से कम 50% नहीं। हमने कहा अच्छा ठीक है, 50% नहीं है, तो हमने उसकी बात कर, तुम क्या कहते हो? उसने कहा सर ये नहीं है, 50% नहीं है, बस मैं इतना आपको बता देता हूँ कि 50% नहीं है। अच्छा, फर्ज करें मैंने कहा जी कि बीकन हाउस की जो टीम है, फुटबॉल की टीम है, उसकी परफॉर्मेंस 50% की है, यानी वो 50% मैचेस जीत जाती है और 50% मैचेस हार जाती है, और उसका जो सक्सेस रेट है वो 0.5 का है। तो एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि नहीं सर आप गलत कह रहे हैं। उसने ये तो नहीं मुझे कहा कि बीकन हाउस की टीम उससे अच्छी है, 0.5 से अच्छी है, या उसने ये भी नहीं कहा कि बीकन हाउस की टीम 0.5 से भी बुरा परफॉर्म करती है। उसने कहा सर 0.5 बहरहाल नहीं है, जो भी है 0.5 बहरहाल नहीं है। इसे कहेंगे टू टेल्ड टेस्ट। टू टेल्ड टेस्ट। टू टेल्ड टेस्ट में फिर ये होता है कि हम यूं काम करते हैं कि हम एवरेज के दोनों तरफ 5, अगर फर्ज करें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो हम उसके दोनों तरफ 5% का हाफ क्या होता है? 2.5% या 0.025। तो हम इस तरफ भी 0.025 करते हैं शेड, और इस तरफ भी 0.025 शेड कर देते हैं। और हम कहते हैं कि अगर बीकन हाउस की परफॉर्मेंस इधर भी आई तब भी H1 एक्सेप्ट होगा, इधर आई तब भी H1 एक्सेप्ट होगा, और अगर बीच में कहीं आई तो वो होगा। अच्छा जी, अब बीकन हाउस का मैच शुरू हुआ जनाब, तो बीकन हाउस ने 10 में से 10 मैच हमने उनको बीकन हाउस को खिलाए, और बीकन हाउस की टीम ने उसमें से 7 मैच जीत लिए। अब हमने देखना है कि ये जो 7 मैच हैं ये किसके फेवर में डिसाइड होती है। अच्छा, अगर बीकन हाउस की टीम 10 के 10 मैच जीतती तो उसकी एक प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है कि नहीं?
बीकन हाउस के 10 मैच जीतने की या 9 मैच जीतने की जो प्रोबेबिलिटी मिलाकर, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी के बीकन हाउस 9 मैच जीते या 9 से ज्यादा जीते, वो बनता है 0.0107। या आप बाइनोमियल का फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर और इक्वल टू 9 का मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 10, एंड दिस इज इक्वल टू 10c 9, एंड q की वैल्यू भी 0.5 है और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है, एंड 10c 10 0.5 रेज टू पावर 0, 0.5 रेज टू पावर 10। तो ये मैं जब कैलकुलेट किया तो ये 0.0107 है। मैंने फिर 8 को भी साथ शामिल किया। लेकिन जब मैंने साथ 8 को भी शामिल किया, इसके साथ 10c8 ऐड करने की कोशिश की, q रेज टू पावर 2 और p8 की वैल्यू निकाल कर, वो वैल्यू जब मैंने इसमें जमा की तो 0.0547 आ रही थी, यानी प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर और इक्वल टू 8। यानी इसको जब मैं साथ शामिल करता था तो ये वाली वैल्यू 0.025 से काफी बड़ी हो जाती थी। तो मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं 8 को मैं नहीं साथ शामिल। फिर मैंने देखा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 निकाला तो 0.0107 आ रही थी। तो वो वाली प्रोबेबिलिटी निकाली तो वो जो वैल्यूज थी वो ये आई जनाब, टोटल मिलाकर वो भी 0.0107 पर आ गई। और 2 को साथ शामिल करता था तो वैल्यू, उसकी जो वैल्यू थी 0.025 उससे बड़ी हो जाती थी। तो मैंने कहा जनाब कि मेरा जो क्रिटिकल रीजन है, क्रिटिकल रीजन वो रीजन होता है जिसपे H1 एक्सेप्ट हो जाता है कि बीकन हाउस अगर 10 मैचों में से हमारा बीकन हाउस BMI A अगर वो 1 या 1 से कम मैच जीते या 9 या 9 से ज्यादा मैच जीते तो हम कहेंगे कि H0 उनकी जो प्रोबेबिलिटी 50% प्रोबेबिलिटी सक्सेस जिसे हम कह रहे हैं वो नहीं होगी, वो नहीं होगी। तो उन्होंने चूंकि 10 में से 7 मैच जीते हैं, 7 जो है वो यहाँ लाए करता है, तो हम वो कहेंगे कि क्रिटिकल रीजन में लाए नहीं करता, या शेडेड रीजन में लाए नहीं करता, ये H0 के फेवर में डिसाइड होगा कि यस बीकन हाउस की जो फुटबॉल में परफॉर्मेंस है वो 50-50% रही है। ये हमारा जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू होगा। इस तरह हम अपना नल हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। और अभी तक जो आपने नल हाइपोथेसिस पढ़ा है वो सॉरी जो आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ी है वो आपने सिर्फ बायनोमियल के पर्सपेक्टिव से पढ़ी। आए इसी बात को हम आगे ले जाते हैं। एक बंदा कहता है जी कि जब इस्लामाबाद नया नया बना था ना, तो उस वक्त इस्लामाबाद में सांप बहुत ज्यादा होते थे। क्या होते थे? सांप बहुत ज्यादा होते थे, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ ये वो मार्शी एरिया था, इसमें जो है वो इसका जो बारिशें बहुत होती थी और इसकी जो डैम्प जमीन होती थी उसमें जो है ना वो मतलब सांपों के ग्रो करने का बहुत चांस था, इसमें सांप बहुत होते थे। उसने कहा जी कि उस वक्त ऑन एवरेज मैं तकरीबन 10 सांपों से साल में मेरी मुलाकात हो जाती थी। साल में ऐसा होता था कि मेरे रास्ते से या मैं सामने से तकरीबन या मेरे आगे पीछे 10 सांप 1960s के जमाने में मैं साल में देख लिया करता था। वो कहता है जब से इस्लामाबाद ने ग्रो किया, सड़कें बन गई, बहुत सारे लोग आना शुरू हुए, तो जाहिर है कि ये जगह जो है वो इस तरह की हो गई कि यहाँ पर अगर कोई बंदा किसी सांप को देखता था तो मार देता था। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था कि ये जगह सांपों के लिए रहने के लिए नहीं रही और ऑन एवरेज सांपों की वैल्यू वो कहता है डिक्रीज करती गई और मुझे साल में अब 10 सांप नजर नहीं आते। और उसने एग्जाम्पल दी कि जी इस साल मैंने सिर्फ 3 सांप देखे हैं पूरे साल में। तो मेरा ख्याल है कि अब हम इस्लामाबाद को ये नहीं कह सकते कि वो सांपों की सरजमीन है। अब देखें अगर उसकी वो ऑन एवरेज की बात करें 10 स्नेक्स वाली, तो 10 की डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है पॉइसन में 10 की प्रोबेबिलिटी जो है एवरेज की सबसे हाई होगी, 11 12 की फिर कम होगी, 13 की, और पॉइसन में अपर लिमिट तो होती कोई नहीं, तो ये कहीं खत्म नहीं होगा। अब ये 9 की प्रोबेबिलिटी है, 8 और 7 6 5 4 3 2 1 और 0। अब ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब मैं देखना चाहता हूं मैं अगर इसकी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की वैल्यू बनाऊं इसकी, और ये एवरेज 10 आ गया, और मैं देखना चाहता हूं मैं इस तरफ कुछ अगर कुछ भी ना मेंशन हो तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, 0.05 का एक रीजन बना लेते हैं। हम देखते हैं कि 3 यहां लाए करता है या यहां लाए करता है।
3 अगर रेड रीजन में लाई करेगा तो हम कहेंगे कि वो 10 से फार अवे है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। अब उसने 3 सांप देखे थे, तो हम ऐसा करते हैं कि 3 एंड बिलो की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अच्छा, जो वैल्यू होती है वो और उस जिस टेल की तरफ होती है सारों की प्रोबेबिलिटियां निकालनी पड़ती है। यानी अगर फर्ज करें एक बंदा कहता है जी कि ये एवरेज है और मेरा आंसर ये आया है, तो फिर वो आंसर प्लस ऑल ग्रेटर देन सारों की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। अगर उसका आंसर यहां आए तो फिर दैट एंड बिलो सारों की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। तो अब सांप तो उसने 3 ही देखे, लेकिन हमें 3 एंड लेस देन 3 सारों की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, तो वो हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3। अब फर्ज करें e माइनस 10 रेज टू पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल। पॉइसन का फार्मूला लगा रहा हूँ, फार्मूला अगर किसी को भूल गया हो तो मैं लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन r इज इक्वल टू e माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर r ओवर r फैक्टोरियल। अब इसको देखें फिर इसी तरह से e माइनस 10 रेज टू पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस e माइनस 10 रेज टू पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस e माइनस 10 रेज टू पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल। तो ये जनाब वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। अगर ये वैल्यूज 0.05 से छोटी आ रही हैं, 0.05 से छोटी आ रही हैं, तो मैं कहूंगा कि 3 यहां कहीं लाए करता था, इसीलिए तो 3 एंड बिलो की प्रोबेबिलिटी 0.05 से छोटी आई और 3 फिर रेड रीजन में लाए करता था, सिग्निफिकेंटली फार अवे फ्रॉम 10 और H1 एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर फर्ज करें 3 एंड बिलो की प्रोबेबिलिटी 0.05 से बड़ी आती है, इस सारी चौरों का सम जो है वो पॉइंट से 0.13 आ जाता है या इवन 0.06 भी आ जाता है, बस 0.05 से बस बड़ा होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि 3 इधर रेड रीजन में नहीं था, इसीलिए 3 एंड अबव की प्रोबेबिलिटी 0.05 से बड़ी आई है। वो 10 के फेवर में डिसाइड होगा कि अच्छा ठीक है, इस दफा तो आपने 3 सांप देख लिए, मगर ये इतना सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि हम ये कंक्लूड करें कि इस्लामाबाद की जमीन में अब इतना मॉइस्चर कम हो गया है कि सांप यहाँ से माइग्रेट कर जाएं या उनकी पॉपुलेशन जो है वो बायोलॉजिकली एक ग्रेट डिक्लाइन की तरफ चली गई है। तो ये जो चीजें आपने पढ़ी हैं, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ बायनोमियल और हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ पॉइसन पढ़ा है, और इसमें अभी आपने नॉर्मल्स अप्रोक्सीमेशन टू बायनोमियल एंड पॉइसन नहीं पढ़ा, और ना ही आपने इसके ऊपर टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर के बारे में डिटेल से पढ़ा है।